हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 162 यानी 162। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न बोलियों के संबंध में। ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न है, यहां पर कुछ पंक्ति हैं, पहले देखते हैं पंक्तियां। ठीक। ताले कई पानी पताले, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरइन गई कुमिलाई हो, पुरइन गई कुमिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतू है, गंगा जमुना बिच रेती परतू है, कैसे कई रचऊ बिया रे, बिया मीन्स विवाह। ठीक है। गंगा जमुना के बीच रेती, गंगा और जो जमुना नदियां हैं, ठीक है, इनके बीच क्या रेती पड़ती है, ये है इस पंक्ति का अर्थ। ठीक। पुरिन गई कुमिलाई, ठीक, और ताले के पानी पताले गए बेटी, यानी कि कुछ नदी के पार शायद बेटी का विवाह हो रहा है। ठीक। तो ये उसकी उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि नदी को पार करने में बीच में रेत पड़ता है। ठीक है। ऐसे में क्या हो कि विवाह कैसे हो, कुछ इस तरह का अर्थ है पंक्ति का। ठीक। एक बार फिर से सुनेंगे। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गऊ कुमिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतू है, कैसे कई रचऊ बिहा रे। तो उक्त गीत किस बोली का है, उक्त गीत किस बोली का है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अवधी। अवधी बोली का गीत है ये। ठीक है। ध्यान रखें, अवधी बोली। ठीक। और व्याख्या देखें इसकी स्क्रीन पर। प्रस्तुत गीत अवधी बोली का है। ये क्या है? एक गीत है जो कि अवधी बोली का है और ये है एक विवाह गीत है। विवाह गीत है, कैसे पता चलता है? हमें पंक्तियों में आए शब्द से बिहा शब्द से पता चलता है कि यह एक विवाह गीत है। ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ऑप्शन ए, ब्रज भाषा से संबंध है। किसका? ध्रुपद गायन का। शब्द याद रखें, ध्रुपद गायन किस भाषा से? ब्रज भाषा से संबंध है। ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अभी हमने पढ़ा, अधिकांश विद्वानों का मत है। क्या मत है? कि 15वीं शताब्दी, 15वीं, ठीक है, याद रखें 15वीं, ध्यान रखें। ठीक। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ग्वालियर के राजा थे जिनका नाम था मानसिंह तोमर। क्या था? मानसिंह तोमर। इन्होंने इसकी रचना की थी। किसकी? ध्रुपद गायन की। ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर। ठीक है। इन्होंने 15वीं शताब्दी में ध्रुपद गायन की रचना की। ठीक है। ध्यान रखें। आगे है व्याख्या। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। ना केवल इसकी रचना की, राजा मानसिंह तोमर ने न केवल ध्रुपद गायन की रचना ही की है, बल्कि इसके प्रचार प्रसार में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्रुपद गायन की बात हो रही है सबसे पहले 15वीं शताब्दी में। ठीक है। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। ठीक है। विद्वानों का, ज्यादातर विद्वानों का ये मत है। ठीक है। तो देखते हैं, गौर करें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। क्या है देखते हैं। देखते हैं दोस्तों। अकबर के समय में अकबर एक तानसेन थे। ठीक है। जो कि एक बहुत बड़े संगीतज्ञ भी रहे हैं। ठीक। तो अकबर के दरबार में थे जो 9 रत्न थे, उनमें से एक रत्न थे तानसेन। ठीक है। तो उनके गुरु थे कौन? अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु, ठीक है, स्वामी हरिदास नायक बैजू। क्या नाम है? स्वामी हरिदास नायक बैजू। ठीक है। और गोपाल आदि प्रख्यात गायक
ध्रुपद ही गाते थे। ठीक, तो ये बात ध्यान देने वाली है कि अकबर के समय में, यानी जिस समय अकबर थे उस समय तानसेन और जो उनके गुरु स्वामी हरिदास नायक बैजू और गोपाल, ये जो व्यक्ति थे, ठीक है, ये क्या थे, प्रख्यात थे किसके लिए, ध्रुपद गायन के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें। फिर है नाट्य शास्त्र, अगली बात है नाट्य शास्त्र की। पहली बात ये बता दूं कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है दोस्तों, भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। ठीक है, जिनके अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहां ध्रुव के रूप में परस्पर एक दूसरे से संबद्ध रहे, ठीक है, जहां ध्रुव रूप में परस्पर संबद्ध रहे, उन गीतों को क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्रुवा कहा जाता है। ध्रुवा कहा जाता है किसको, जहां पर वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय, ठीक है, आदि जहां ध्रुव रूप में परस्पर संबद्ध रहते हैं, उन गीतों को, ठीक है, उन गीतों को ध्रुवा कहा जाता है। याद रखें किसके अनुसार है ये बात, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार ये बात कही गई है। ठीक है, आगे देखें। शास्त्रीय संगीत के पद, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, इसके पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रज भूमि में होने के कारण इन सब की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात हमें समझ में आई कि जो पद है, ख्याल है, ध्रुपद है, पहली बात इनका संबंध किससे है, क्लासिकल म्यूजिक से, यानी शास्त्रीय संगीत से। और इसका जन्म कहाँ हुआ, तो ब्रज भूमि में हुआ। और श्री कृष्ण का जन्म भी कहाँ हुआ था, ब्रज भूमि में हुआ था। ठीक है, जिसके कारण इन सब की भाषा कैसी है, ब्रज है। ठीक है, तो पद हो, ख्याल हो, ध्रुपद गायन हो, इन सब की भाषा ब्रज भाषा है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ध्रुपद के विषय, ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का रास ही है। ठीक है, और जो ध्रुपद का विषय है वो मुख्य रूप से क्या है, ब्रज का रास है। ठीक है, ब्रज में जो रास लीलाएं की जाती हैं, ठीक है, वह क्या है, विषय है किसका, ध्रुपद का, यानी ध्रुपद गायन का। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो जितने भी ध्रुपद गायन से संबंधित हमें गीत मिलते हैं, ठीक है, तो वह किससे संबंध होंगे, ब्रज के रास से, यानी ब्रज की रासलीलाओं से। ठीक है, तो ध्यान रखें, रासलीलाएं कौन रचते थे, तो श्री कृष्ण और राधा। ठीक, ये बात भी आपके समझ में आनी चाहिए। अगला बिंदु है दोस्तों, तानसेन के नाम से संगीत सार और रागमाला और कृष्ण लीला नामक ग्रंथ मिलते हैं। तो यानी तानसेन की तीन रचनाएं मिलती हैं, 3 ग्रंथ मिलते हैं। कौन कौन से, संगीत सार, रंगमाला, कृष्ण लीला। क्या है, संगीत सार, रंगमाला, कृष्ण लीला किसकी रचनाएं हैं, तानसेन की। तानसेन किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। ठीक है, याद रखेंगे। और ये बहुत बड़े संगीत शास्त्रज्ञ भी रहे हैं। कौन, तानसेन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, सही युग्म चुनिए। तो सही युग्म चुनना है हमें, ऑप्शन ए इसका सही युग्म है। कैसे, क्या है देखते हैं। तो पश्चिमी हिंदी से अभिप्राय क्या है, यानी खड़ी बोली कौरवी, खड़ी बोली कौरवी, यह युग्म बिल्कुल सही है। यानी पश्चिमी हिंदी के जो 5 रूप हैं, ठीक है, खड़ी बोली जिसमें पहला रूप है, कौन कौन से रूप हैं, खड़ी बोली, ठीक है, जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और फिर है ब्रज भाषा, ठीक, फिर है हरियाणवी। ठीक है, ध्यान रखें, हरियाणवी 2 रूप और हैं, तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे व्याख्या में। ठीक, पहले आप ये समझें कि पश्चिमी हिंदी के 5 रूपों में से एक रूप खड़ी बोली यानी कौरवी है। ठीक है, यह उत्तर सही है बिल्कुल। देखते हैं अगले ऑप्शन, गौर करें इनमें गलत क्या है ये देखते हैं। बिहारी हिंदी में दोस्तों ऑप्शन में दिया है मारवाड़ी, जबकि मारवाड़ी पश्चिमी
राजस्थानी है। कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी है। ठीक। पूर्वी हिंदी में दी हुई है गढ़वाली, जबकि क्या है? पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी, ध्यान रखें। और ऑप्शन डी में दिया है पहाड़ी हिंदी यानी कि बघेली। ठीक है, जबकि बघेली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। ठीक। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारा पहला युग्म बिल्कुल सही मैच हो रहा है। ठीक है, बाकी तीनों युग्म बिल्कुल गलत हैं। ठीक, तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा विषय है भाषा का, और अक्सर हमें चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है ना, तो हमें यही देखना है कि क्या एक दूसरे से कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां मिल रही हैं, या फिर अलग अलग हैं तो इनके रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, और यह किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है, भारत का अगर पूरा मैप उठाएं हम तो 4 दिशाओं में बांटेंगे, तो उन 4 दिशाओं में बांटने के बाद हम दिशाओं के अनुसार इन बोलियों को समझेंगे। ठीक है, ये चीज अगर आप एक बार समझ गए, माइंड मैपिंग करनी आ गई आपको, तो आपका प्रश्न कभी भी भाषा के संबंध में, उसकी बोलियों के संबंध में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 2 रूप भी याद रखेंगे तो भी काफी है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। चलिए समझते हैं व्याख्या में। व्याख्या देखें दोस्तों, पश्चिमी हिंदी, यहाँ बात किसकी हो रही है अभी? सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी। ये है भारत का मैप। ठीक है, ये है भारत का मैप। इसमें ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, और ये हो गई हमारी पूर्वी। ठीक है, इस बात को समझें। ठीक, अब इन 4 दिशाओं के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझेंगे। तो यहाँ बात हो रही है पश्चिमी हिंदी की, यानी कि ये वाले एरिया की। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की। तो यहाँ पर कितनी बोली जाती हैं दोस्तों? 5। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ठीक, कौन कौन सी देखते हैं। तो एक है खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। दूसरी कौन सी है? ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। खड़ी बोली की अगर बात करें तो जैसे कि हरियाणा में, ठीक है, खड़ी बोली है। हम लोग ये जो आपके सामने स्क्रीन में जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है, इसको समझिए। फिर है ब्रज भाषा, जो कि ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जैसे आगरा, अलीगढ़, ठीक है, ये सारे जो एरिया हैं पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे, तो उन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, फिरोजाबाद, ये सब, ये क्या है? ब्रज भाषा के। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, वृंदावन, ये सारी जगह क्या है? ब्रजभाषी क्षेत्र हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा रूप है पश्चिमी हिंदी का हरियाणी। क्या? हरियाणी। ठीक है, जिसे हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं। तो कितना अच्छा प्रश्न है, आपके सामने ऑप्शन में रख दिया जाए कि बांगरू कौन सी हिंदी का रूप है, तो आप बताएंगे पश्चिमी हिंदी का, जिसे हम हरियाणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों चौथा रूप। कौन सा? बुंदेली। ठीक है, जो कि बुंदेलखंड में बोली जाती है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एमपी और यूपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जो सटे हुए 6 जगह हैं, 6 स्थान हैं, वहां पर, ठीक है, बुंदेलखंड, जिसे हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, वहां पर बुंदेली बोली जाती है। बाकी और भी जगहों के नाम मैंने डिस्कस किए थे, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड की बोली है बुंदेली, ध्यान रखें, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। यानी कि आप ध्यान रखें, हम ये जो 5 नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैंने जो मैप बनाने की कोशिश की है, एक छोटा सा मैप, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। 5वीं बोली है दोस्तों कन्नौजी। कौन सी? 5वीं है हमारी कन्नौजी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमने पश्चिमी हिंदी में 5 देखी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने देखी खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, फिर जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौरवी के नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरी देखी हमने ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज बोली या ब्रज भाषा। ठीक है, फिर हमने तीसरी देखी कौन सी? हरियाणी। ठीक है, फिर चौथी कौन सी देखी दोस्तों? चौथी देखी हमने
बुंदेली, ठीक है, और पांचवी हमने देखी, चौथी हमारी बुंदेली, और पांचवी दोस्तों, पांचवी का इधर कर लेते हैं, ठीक है, पांचवी हमारी है कौन सी, कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी। तो इस तरह से हमारी खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, ठीक, ध्यान रखें, पहला रूप पश्चिमी हिंदी का, दूसरा पश्चिमी हिंदी का रूप है ब्रज भाषा, तीसरा पश्चिमी हिंदी का रूप है हरियाणी यानी कि बांगरू, ठीक, फिर है चौथा रूप पश्चिमी हिंदी का, क्या है, चौथा रूप है बुंदेली, फिर है पांचवा रूप पश्चिमी हिंदी का जिसे हम क्या कहते हैं, कन्नौजी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। देखते हैं अगले आगे व्याख्या प्रश्न की, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझें, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम बिहारी हिंदी की, ठीक है, बिहारी हिंदी शब्द से ही पता चल रहा है बिहार के इलाकों की बात हो रही है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत यानी बिहारी हिंदी, ठीक है, पूरे नाम नहीं लिख रही, एब्रीविएशन की तरह मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें तीन आती हैं हमारी, तीन, ठीक है, तीन आती है, कौन कौन सी, एक हो गई भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है, दूसरी हो गई मगही, मगही, और तीसरी हो गई कौन सी, मैथिली, मैथिली, ठीक है। तो जो बिहारी हिंदी में हमारी कितनी बोलियां आती हैं दोस्तों, हमारी तीन बोलियां आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो ध्यान रखें कौन कौन सी, एक भोजपुरी, ठीक है, तीसरी मगही, दूसरी मगही, तीसरी मैथिली, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये हो गई हमारी बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी क्षेत्र कहाँ पड़ेगा बिहार का, तो हम अगर ये मैप देखें तो ये जो हमारा उत्तर और ये पूर्व, ठीक है, और ये पश्चिम और ये दक्षिण, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा ये, ठीक है, यहाँ पर बिहारी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो आप मैप देखें, बिहार झारखंड ये सब जो आएंगे राज्य, वो जगह आएंगी, तो आप वहाँ पर समझें, ठीक। ये मुझे लगता है ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ये तो आप लोगों को भी पता होंगी कुछ ना कुछ, अगर नहीं पता है तो समझ लें। तो बिहारी हिंदी के 3 रूप, पश्चिमी हिंदी के 5 रूप, बिहारी हिंदी के 3 रूप, ठीक है। तो यानी कि पहले बॉक्स में देखो, अब इसे ऐसे समझो, कैसे, मानो ये हमारा पूरा मैप है, ठीक है, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है, ये पश्चिम, पश्चिम, ठीक है। यहाँ पर 5 पश्चिम वाले एरिया में पश्चिमी हिंदी में 5 रूप हैं, ठीक। और जो हमारा ये बिहारी हिंदी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कितने रूप हैं, 3 रूप हैं, कितने, 3, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद देखेंगे पूर्वी हिंदी यानी कि ये वाला क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी इस वाले एरिया की बात होगी। तो इसके अंतर्गत भी तीन बोलियां आती हैं दोस्तों। कौन कौन सी आती हैं, तो आती हैं अवधी, बघेली, देखो अवधी, ठीक है, बघेली, इसको मैं दोबारा से बताती हूँ, बघेली, एक बार यहाँ पर भी देख लें फिर बताऊंगी, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, ध्यान रखें छत्तीसगढ़ी, ठीक है। दोबारा से बना लेते हैं इस मैप को ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्वी हिंदी की, इसकी कितनी बोलियां हैं, 3 बोलियां हैं। 3 बोलियां कौन कौन सी हैं देखते हैं, ठीक है। तो 3 बोलियां हैं दोस्तों, पहली है हमारी अवधी, ठीक है, अवधी, दूसरी है हमारी कौन सी, बघेली, बघेली, ठीक है, यानी कि बघेल कौन होते हैं, जो बकरी वगैरह चराते हैं ना, शेपर्ड्स, ठीक है, उनको बघेल कहते हैं, ठीक है, बघेली एक जाति है, ठीक। तो फिर है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी को ऐसे याद रखें, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये भी कहाँ बोली जाती है, पूर्वी हिंदी यानी कि ईस्ट इंडिया में बोली जाती है, ईस्ट इंडिया, ठीक है, याद रखें ईस्ट इंडिया में बोली जाने वाली। अच्छा यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखें, इसको हम अर्धमागधी के नाम से भी जानेंगे, पूर्वी हिंदी को हम अर्धमागधी के नाम से भी जानेंगे, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अपभ्रंश का ही एक रूप है अर्धमागधी, ठीक है, अर्धमागधी, ठीक है, जिसका संबंध किससे है, पूर्वी हिंदी से, ठीक।
तो जो पूर्वी हिंदी है सबसे पहले जो अपभ्रंश है उसका एक रूप है अर्धमागधी। अर्धमागधी का संबंध है पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 3 बोलियां। 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? एक है अवधी, बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखते हैं आगे व्याख्या। आगे क्या है व्याख्या में? तो अभी हमने 3 देख ली, कौन कौन सी? एक हमने पश्चिमी हिंदी देख ली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी देख ली। फिर हमने देखी कौन सी? बिहारी हिंदी। फिर हमने देखी पूर्वी हिंदी। अब हम बात करेंगे दोस्तों पहाड़ी हिंदी की। ठीक है, पहाड़ी हिंदी की बात करते ही एकदम से हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए पहाड़, माउंटेन्स। ठीक है, और पहाड़ पर्वत कहाँ पर हैं? भारत के उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कश्मीर एरिया साइड, यानी कि उत्तरांचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड वाला एरिया जो है, कश्मीर का एरिया है, ये सारे, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ये सब क्या हो गए? ये पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए राज्य हैं। ठीक, तो पहाड़ी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब पहाड़ी हिंदी कौन बोलते हैं? तो वे लोग जो कि पहाड़ों में रहते हैं। आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि गढ़वाली लोग रहते हैं। ठीक है, गढ़वाली लोग रहते हैं, कुमाऊनी लोग भी रहते हैं। ठीक है, आपके कुछ मित्र लोग भी होंगे, आपके आस पड़ोस में भी होंगे कुछ। ठीक है ना, तो पहाड़ों से आकर जो यहाँ बस रहे हैं, जिन्हें आप अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं, तो वो लोग कौन कौन हैं? एक तो कुमाऊनी के लोग हैं, एक गढ़वाली भी हैं और कुछ हमारे नेपाली भी हैं। ठीक है, तो पहाड़ी हिंदी का संबंध किस किस से है? कुमाऊनी क्षेत्र से, गढ़वाली क्षेत्र से यानी गढ़वाल से, ठीक है, कुमाऊं से, गढ़वाल से और नेपाल से। इनको बोलने वाले लोग होते हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, ध्यान रखें, तो ये बात समझ लें। तो एक बार इसको मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी हिंदी को हम खस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी जिसे हम किसके नाम से? खस, ठीक है, खस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहाड़ी हिंदी में कौन कौन से आते हैं? 3 आते हैं, 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? देखते हैं। एक हो गई कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी, एक गढ़वाली, ठीक है, और एक कौन सी हो गई? नेपाली। ठीक है, नेपाली। ठीक, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये 3 रूप हो गए पहाड़ी हिंदी के। ठीक है, और ये खस शब्द तो आप बिल्कुल याद कर लें दोस्तों, खस शब्द बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखते हैं फिर से एक बार व्याख्या। तो हमने व्याख्या में क्या पढ़ा, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि आज आपका ये टॉपिक बिल्कुल यहीं पे क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले प्रश्नों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो देखते हैं एक बार। ठीक है, गौर करें, हमने यहाँ पर देखा एक तो पश्चिमी हिंदी को, ठीक, दूसरा हमने देखा बिहारी हिंदी को, तीसरा हमने देखा पूर्वी हिंदी को, ठीक, फिर चौथा हमने देखा पहाड़ी हिंदी को। ठीक है, तो 4 प्रकार की हिंदी हमने देख ली, लेकिन अभी हमने दक्षिण क्षेत्र की बात नहीं की है, जिसे हम दक्षिणी भाषा कहते हैं, दक्षिणी बोलियां कहते हैं। केवल हमने अभी उत्तर भारत की ही बात की है, यानी कि भूमध्य रेखा से अबव, ठीक है, उत्तर भारत की ही बात की है। ठीक, दक्षिणी क्षेत्र अभी हमने नहीं देखा है। तो गौर करें दोस्तों, तो हमने 4 देखी। पश्चिमी हिंदी जिसमें कितनी आ रही थी, जिसकी बोलियां हैं 5। बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3। ठीक है, पहाड़ी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? एक है खड़ी बोली, ठीक है, गौर करें, पश्चिमी हिंदी में एक है, इसकी 5 बोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली या कौरवी, खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणी को हम बांगरू भी कहते हैं, फिर है बुंदेली, फिर है कन्नौजी। ठीक है, ये 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। फिर बात करते हैं दोस्तों हम बिहारी हिंदी की। किसकी? बिहारी हिंदी की। इसके अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी,
मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर हम बात करेंगे दोस्तों पूर्वी हिंदी की। किसकी? पूर्वी हिंदी की। इसके अंतर्गत भी हमारी 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पहाड़ी हिंदी की। पहाड़ी हिंदी की, जिसके अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? एक आती है कुमाऊनी, एक आती है गढ़वाली और एक आती है नेपाली। ठीक है, तो ये 3 बोलियां आती हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।